उधर चले गए थे। तो बीच में आपको बैक्टीरिया और ओरिजिन ऑफ लाइफ और वो सब भी बताया था मैंने, प्रोकैरियोट्स, प्रोटोवायरसेस बताया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ बताया था, मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने बात की थी। अब आइए कोशिका यूकेरियोटिक जब हो जाती है तो एक होमवर्क आप लोग लिखे सेल ऑर्गेनेल्स वाला, कर लिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, ये सब आपको सेल ऑर्गेनेल करना है। फिर न्यूक्लियस, कोशिका का केंद्रक, और न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लिक एसिड्स, केंद्रक और नाभिकीय अम्ल। न्यूक्लिक एसिड में दो हो जाएंगे, डीएनए और आरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए और आरएनए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। बेसिक नॉलेज यहीं से शुरू होता है, जेनेटिक्स का, सेल बायोलॉजी का। तो कोई किसी भी विषय का व्यक्ति हो, किसी ने इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल किया हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंट हो, कोई भी हो, लेकिन जो भी इधर आता है सिविल सर्विसेज में, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो इन चीज़ों के बारे में जाने, ये कम से कम मिनिमम उसको पता हो। क्योंकि जैसे वैक्सीन की बात होगी या आरटीपीसीआर की बात होगी, तब ये ऐसे समय में ये नॉलेज जो है उसको कलेक्टर के तौर पे काम आता है और वो जरूरी होता है। तो ऐसा जो भी कलेक्टर की टेबल पे नॉलेज की किताबें पड़ी होनी चाहिए या उसकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। कलेक्टर जहाँ बैठता है वहाँ एक अलमारी रखी है किताबों की, उसमें कौन सी एक सामान्य जानकारियां वाली किताबें उसमें होनी चाहिए। तो आपको एक इमेजिन करना पड़ेगा कि कलेक्टर को इन किताबों की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, वहाँ मेडिकल साइंस की किताब नहीं होगी, बायो की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक नॉलेज उसको अंदर से भी होना चाहिए। दिन भर वो किन लोगों की मीटिंग करता है, दिन भर उसके ऑफिस में कौन कौन लोग आते हैं, तभी तो समझ में आएगा आपको कि। तो डॉक्टर से तो बहुत बार बात करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों की शिकायतें आती है कि दवाई खत्म हो गई है, एक्सरे नहीं हो रहा है, प्रॉपर सोनोग्राफी नहीं हो रही है, या हॉस्पिटल में गए थे तो ब्लड टेस्ट ठीक से नहीं हो रहे थे, बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो निशुल्क दवाई है उसमें से वो दवाई नहीं मिल रही है, बाहर जाकर के पेशेंट्स को दवाई लानी पड़ रही है, उनके फैमिली वालों को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, पेशेंट्स को बीच में जो खाना मिलता है वो नहीं मिल रहा है। तो तरह तरह की शिकायतें आती हैं, दिन भर आती हैं। तो इससे जुड़ा हुआ अगर आप ढूंढोगे कि विज्ञान कौन सा निकलता है, तो बीमारी, संक्रामक रोग क्या होते हैं, वायरस क्या होता है, वैक्सीन क्या होती है, दवाइयों के कुछ बेसिक सिद्धांत जो है, खास करके दवाइयां बैक्टीरिया से और फंजाई से बनाई जाती हैं। तो इसका मतलब प्लांट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो उसमें से प्लांट किंगडम और फंजाई जो है उसको आपको पढ़ना होगा अच्छे से, क्योंकि उससे दवाइयां बनती। जिसपे भी माइसिन लिखा है, माइसिन है, इसका मतलब फंगल वो जो है मेडिसिन है, फंगस से बनाई हुई, इसलिए उस पर माइसिन लिखते हैं। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आप जब लिखते हो ना माइसिन लगता है आखिरी में। वो माइकोटा ग्रुप है, माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस, माइकोलॉजी बोलते हैं उसको। तो उसी से माइसिन बना हुआ है, कुछ बैक्टीरिया से बनती है, कुछ बायोटेक्नोलॉजी से बनती है। तो बहुत सामान्य समझ जो है वो एक आ जाती है कि आखिर कलेक्टर को ये सब चीजें क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि दिन भर उसको इसके बीच में काम करना है। तो उसको बेसिक्स नहीं पता, ठीक है, विशेष ज्ञान नहीं पता होगा तो वो समझ लेगा, तो जरूरत भी नहीं है उसकी कई बार, लेकिन सामान्य ज्ञान तो जरूरी है। सामान्य ज्ञान यदि आप डॉक्टरों से पूछोगे, अच्छा मतलब अगर घाव खुला रह जाता है तो फिर पक जाता है वो, अगर कोई कलेक्टर ऐसे बोले मतलब ऐसे ज्यादा दिन तक अगर उसको खुला छोड़ दे तो अरे भाई, तो उस पर जम्स पनपेंगे ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके बैठेंगे, फिर वो मल्टीप्लाई होंगे, फिर वो रिप्रोडक्शन करेंगे, उसी से बदबू तैयार होती है, क्योंकि टिश्यू डिके होने लगते हैं, और जितना टिश्यू डिके होगा उतना मीडियम मिलेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो वो और कल्चर होगा उनका। तो अच्छा मीडिया है वो कल्चर होने के लिए।
अब ये चीजें आप वो बताओ और फिर डॉक्टर बोल रहे हो और आपका ज्ञान बोध हो जाए और आपको ऐसा लगे जैसे बुद्धत्व प्राप्त हो गया आपको पीपल के पेड़ के नीचे और आपको बहुत खुशी हो, तो समझ जाएगा पागल आदमी है और इसको बेवकूफ बनाना आसान है। तो वो जो 14 लाख की दवाइयां आने वाली है उनको मैं गायब कर दूंगा और केवल 2-3 लाख की दवाई हॉस्पिटल में रखूंगा, बाकी मार्केट में बेच दूंगा, क्योंकि ये तो पागल है। उसका आईक्यू समझ में आ जाता ना उसको, तो फिर करप्शन होता। कलेक्टर के आईक्यू से ही करप्शन हो जाता है। अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को ये पता चल जाए कि मूर्ख व्यक्ति है और थोड़े अकल कम है इसमें, इसका स्क्रू ढीला है, इतने में कई सारे डिपार्टमेंट करप्शन कर जाते हैं, छूट मिल जाती है। उनको लगता है ये पकड़ ही नहीं पाएगा, इसमें दम नहीं है। और उनका आइडिया जैसे ही वो उसके कलेक्टर के ऑफिस में निकलता है उनके लार टपकने लगते, लड्डू ऐसे चमकने लगते हैं। उनको लगता है वहां कमा लूंगा, वहां कमा, ये वो नहीं देख पाएगा, ये वहां पर ये इसके समझ में नहीं आएगा, कहाँ उसको समझ में नहीं आएगा, उसका पूरा आइडिया आ जाता है उसको, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये तो थोड़ी सी चीज भी नहीं जानता, तो करप्शन हो जाएगा। अब आपको समझ रहे हैं, यानी कि अगर आप अलर्ट नहीं है, आपका सामान्य ज्ञान ठीक नहीं है, जनरल अवेयरनेस नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, और ये जो सामान्य बेसिक जानकारी नहीं है विज्ञान की, इतने में करप्शन हो जाएगा। तो ये करप्शन आप ही ने तो किया, जानकारी नहीं रख करके किया, उसने नहीं किया। आप कहोगे मैंने कहा किया, तो उसने किया, उसको जेल भेजो। नहीं, सबसे पहले थप्पड़ तुम्हें पड़ने चाहिए, क्योंकि तुमको अकल नहीं है इसलिए उसमें कॉन्फिडेंस आया तुम्हारी वजह से उसको कॉन्फिडेंस आया, इसलिए जो भी सबऑर्डिनेट गड़बड़ करते हैं वो आप ही की वजह से करते हैं, आप ही की वजह, आपकी बेवकूफी की वजह से, आपकी मूर्खता की वजह से, आपकी लापरवाही, अनजानापन, भोलापन कह लो, उसका कुछ भी कह लो, आपकी वजह से आपको होना पड़ेगा दबंग, तब जाकर के वो रुकेगा। तो कितना अलग चीज हो गया। कई बार सोचते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, ये तो अकेले नेता हैं बेचारे, ये क्या करे, एक ही आदमी तो ईमानदार है, ऐसा थोड़ी होता है। ईमानदार होने के बाद हमने शर्त बताई थी ना, समझदार भी होना चाहिए, बहादुर भी होना चाहिए और जिम्मेदार भी होना चाहिए। जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं होना चाहिए और समझदार भी होना चाहिए। ईमानदार, केवल ईमानदार का कोई मतलब नहीं है, और बहादुर भी होना बहुत जरूरी है। तो ये चारों चीजें जब दिखती एक साथ, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, चारों का पैकेज है कंप्लीट। एक कुर्सी के 4 पैर होते हैं तभी आप बैठ पाते हो ना, एक भी अगर कम होता है तो गिर पड़ते हो। ये वो 4 पैर है सिविल सर्विसेज के। कोई भी एक कमजोर हुआ कि डावाडोल होने लग जाएगा, आप असफल हो जाओगे। तो आपको सफल होना है तो इन चारों में मजबूत होना पड़ता है। तो इसलिए समझदारी किससे बढ़ेगी, इससे बढ़ेगी, आप पढ़ोगे तो बढ़ेगी। तो अब आपका सिलेबस अपने आप समझ में आ गया होगा आपको कि बायो में कौन सा हिस्सा पढ़ ले। बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस दे रखी हैं, मैथ्स के फार्मूले दे रखे हैं, कुछ में से कुछ का कुछ निकाल रखा है, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, समझ में ही नहीं आ रहा है, या पता नहीं क्या, उसको समझने की कोशिश भी नहीं करनी है, सार निकालना है, सार निकालना। नाइट्रोजन फिक्सेशन की इक्वेशन दे रखी है, अरे नाइट्रोजन फिक्सेशन की इक्वेशन पे ध्यान नहीं देना है, नाइट्राइट नाइट्रेट क्या हो रहा है उसको बाहर में जान दो। आप तो ये देखो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत क्यों पड़ रही। प्रोटीन निर्माण के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, अमीनो एसिड बनने चाहिए, और अमीनो एसिड नहीं होंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, इसलिए नाइट्रोजन उर्वरक की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि उनको प्रोटीन बनाना है। पालक के पौधे को प्रोटीन नहीं बनाना, तो उसको नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको सीड्स तैयार करने हैं, खास करके नट्स तैयार करने हैं, जिनमें प्रोटीन ज्यादा, आप कहते हो कि मूंगफली में प्रोटीन होता है, बादाम में प्रोटीन होता है, तो जिन जिन में प्रोटीन होता है, जिनके फलों में प्रोटीन है, निश्चित रूप से वो अमीनो एसिड से बने हैं, और अमीनो एसिड के नाइट्रोजन के बिना नहीं होगा। और अगर मिट्टी में पर्याप्त नाइट्रोजन नहीं है उस क्षेत्र में, तो आपको बाहर से ऐड करना पड़ेगा नाइट्रोजन का फार्म, वो देना पड़ेगा। तो ये हुआ नाइट्रोजन साइकिल, ये हुआ नाइट्रोजन का वो। आप कहोगे वो केमिस्ट्री के हिसाब से सर वो नाइट्राइट और नाइट्रेट समझ में, उसको जाने तो बात समझ में आ गई ना आपको, ये मुद्दा। अब वो भी आ जाएगा, किसी दिन ढंग से बैठोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, वो भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। तो मूल मुद्दे पे समझ में आना पड़ेगा। श्वसन है तो उसका मतलब क्या होता है, तो वही माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है ऊर्जा निर्माण। श्वसन का मतलब, कई लोग होते हैं आप सांस क्यों लेते हैं, बस सांस लेते हैं,
ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अरे पर क्यों करते हो, कारण बताओ। नहीं, सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। अरे मर कैसे जाओगे? प्राणायाम करते हो 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक सांस रोक लेते हो तो मर जाते हो क्या? नहीं मरते ना। कई योगी लोग जो होते हैं वो प्रैक्टिस करके बहुत देर तक पानी में और कहाँ डुबकी लगा के रहते हैं, तो सांस रोक के ही रहते हैं, अंदर सांस थोड़ी ले पाते होंगे। तो बहुत देर तक पानी से बाहर नहीं आते, तो क्या करते हो? सांस रोकने की प्रैक्टिस है उनकी, और क्या है। तो मरते थोड़ी है, क्यों लेते हैं सांस? अब ये सिद्धांत है, इसको कहते हैं शोषण। देखो बाहर से जो चीजें दिखाई दे रही है ना, वो है नहीं। बाहर से जो हमको लगता है कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ये शोषण है। वाकई में शोषण है ऊर्जा निर्माण। आपने जो भोजन किया है, उस भोजन को तोड़ करके उसमें से ऊर्जा निकालना, एटीपी निकालना, उसको बोलते हैं ऑक्सी शोषण। ऑक्सीशोषण, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है। तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में भी लगती है ऑक्सीजन, और उधर भी लगती है, खास करके उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, उसको पूरा कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य लिखेंगे ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य यही है कि उसका काम होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, एटीपी निर्माण करना। फास्फोराइलेशन का मतलब एटीपी का निर्माण। डिफॉस्फोराइलेशन का मतलब उल्टा हो जाएगा। डिफॉस्फोराइलेशन का मतलब फॉस्फेट का निकलना, एटीपी का एडीपी में बदलना, उसमें एक फॉस्फेट निकल जाता है, तो उसमें आपको ऊर्जा मिलती है, उल्टी ऊर्जा मिलती है। और एटीपी के निर्माण में ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि बॉन्ड बनता है, बॉन्ड टूटता है तो ऊर्जा निकलती है, बॉन्ड के बनने में ऊर्जा लगती है। ठीक है, तो एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का खर्च नहीं होता, ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऊर्जा के निर्माण के इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ऊर्जा निर्माण में। वो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, और ऊर्जा को बनाते समय जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है वो हमको लेना पड़ती है। इसी को शोषण कहा जाता है। तो ये आप क्या करते हो, नाक के माध्यम से जो हम करते हैं ये ब्रीदिंग है, इसको बोलते हैं शोषण, नहीं बोलते इसको, रेस्पिरेशन नहीं है, ये कहलाता है ब्रीदिंग, सांस लेना और छोड़ना, इसको बोलते हैं सांस लेना और छोड़ना, ब्रीथ बोलते हैं इसको, रेस्पिरेशन नहीं बोलते। रेस्पिरेशन पूरा डिफरेंट वर्ड है। कई लोग इसी को शोषण बोल देते हैं कि ये शोषण है, वो कंफ्यूज है, ये शोषण नहीं है। तो ये चूंकि इतना इंपॉर्टेंट चीज है, और इसका इंपॉर्टेंस अभी समझ में आ गया था कोरोना में, क्योंकि कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी तो मर रहे थे लोग। क्यों नहीं पहुंच रही थी? क्योंकि लंग्स में वायरस आ गया था, इन्फेक्शन आ गया था। तो लंग्स जो है वो सांस खींच नहीं पा रहे थे, तो जबरदस्ती वेंटिलेटर लगा करके उसको सांस भेजी जा रही थी, क्योंकि वो जिंदा कैसे रहेगा, ऊर्जा निर्माण कैसे होगा उसके अंदर। तो इसका इंपॉर्टेंस वहां समझ में आ गया ना। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो है रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। ये मैं दो चीजों को यहाँ जोड़ता हूँ, ये दोनों आज इस बार के होमवर्क में भी लिखिए इस सप्ताह में। पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सेकंड है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र बोलते हैं हिंदी में, और एक को बोलते हैं श्वसन की कारिकी, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक ऐसे ही ऊर्जा निर्माण के लिए दो चीजें जरूरी है, पाचन तंत्र और पाचन की कारिकी, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो पाचन तंत्र अलग चीज है और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन अलग चीज है। ठीक है, ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग चीज है और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन अलग चीज है। एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। जो तंत्र है, सिस्टम जब वर्ड यूज करेंगे तो वो हार्डवेयर है,
और जब फिजियोलॉजी वर्ड यूज करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि फिजियोलॉजी इंटेंजिबल है, इनविजिबल है, और सिस्टम जो है वो विजिबल है। तो जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो तो जो टिथ, माउथ, टंग और ये जो सारा हिस्सा जो आपको दिखता है, जहां से मैस्टिकेशन शुरू होता है, भोजन को चबाया जाता है, फूड बॉल्स बनाए जाते हैं, तो वो फूड बॉल्स जो है वो गले में उतरते हैं तो इसोफेगस आता है, स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आता है। ये जो पूरा सीरीज है इसको बोलते हैं, ऑर्गन्स की सीरीज को डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिर डाइजेशन होने का जो प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स, ये जो होते हैं जूस जिनको कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, है ना, ये जब हम बात करते हैं तो ये जब एक्शन लेते हैं अपनी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू तो ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करते हैं। वो प्रोसेस कहलाती है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ठीक है। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो नेजल एपर्चर्स है, हमारे नाक है, ब्रोंकाई है, ब्रैंक्यूल्स है, और लंग्स है। लंग्स के डिफरेंट लोब्स है, लंग्स का स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, तो ये पढ़िए, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। और सिंपलेस्ट ब्रांचिंग जो एकदम लास्ट एंड जो है वो कहलाता है, क्या कहते हैं हम लोग उसको, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रक्चर होता है आखिरी में, जिसमें से ब्लड चमकता रहता है। तो हमारी जो वेन्स और आर्टरीज हैं वो जुड़ी होती हैं एल्वियोलाई से, लंग से जुड़ी होती हैं, और रक्त शुद्ध करने के लिए जो हार्ट से निकलता है वो वहां पहुंचता है, तो इम्प्योर ब्लड लेकर के लंग्स में पहुंचता है ताकि वहां पर ऑक्सीजन मिक्स की जा सके। तो आपने प्याज की झिल्ली देखी होगी ना, वो प्याज को जब आप उसके एक के बाद एक को हटाते हो तो बीच में एक पतली सी झिल्ली मिलती है, वैसी झिल्ली जैसा होता है एल्वियोलाई। और किसी पाइप के ऊपर आप लगा दोगे तो वो पानी रोक सकता है वो झिल्ली, ठीक वैसे ही वो ब्लड को रोके रखती है वो झिल्ली, लेकिन उसमें से लाल लाल खून चमकता रहता है, लेकिन वो ऐसी सेमी परमिएबल होती है कि ऑक्सीजन को अंदर जाने देती है, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर, इसलिए प्राणायाम में सांस पूरा भरने के लिए कहा जाता है, उससे वो झिल्ली जो है वो खिंच जाती है। जब आप प्राणायाम में पूरी सांस भरते हैं और लंग्स को फुल कर लेते हैं तो सारी झिल्लियां एक साथ टाइट हो जाती हैं। टाइट हो जाती है तो कंसंट्रेशन भी ऑक्सीजन का आपके लंग्स में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपने बहुत सारी ऑक्सीजन ली है। तो जब ऐसे में आप ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं और सारी झिल्लियां एकदम, उनका जो सरफेस टेंशन है वो एकदम ज्यादा हो जाता है, सरफेस टेंशन वर्ड तो यूज नहीं करेंगे, उसकी तन्यता, तो उसका क्या होता है, एकदम से ऑक्सीजन को अंदर, ऑक्सीजन अंदर जो है एसिमिलेट होती है, उसका एसिमिलेशन ऑक्सीजन का अंदर की ओर ट्रांसपोर्ट होता है। और ब्लड में यदि कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है तो वो लंग्स में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसी गैस को आप फिर बाहर छोड़ देते हो, ठीक है। तो ये है, तो वो जो पतली झिल्ली होती है उसका ख्याल रखना होता है। और अभी जो कोरोना था, ये जो हमारा वायरस था कोविड-19 वाला, ये उन झिल्ली को ढक देता था, कफ जमा देता था उसके ऊपर और वो सब कर देता था, तो सांस लेने में दिक्कत आने लग जाते थे, तो सारी प्रोसेस गड़बड़ हो जाते थे, तो ये उसी झिल्ली को नुकसान पहुंचाते थे। टीबी में भी वही होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उस झिल्ली को खा जाते हैं और टीबी हो जाती है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का बैक्टीरिया, वो अगर उसको खाएगा तो झिल्ली में से फिर ब्लड बाहर आने लगता है,
तो आपके लंग्स में जैसे ही थोड़ा सा ब्लड आएगा तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो खांसी आती, तो खांसी के साथ फिर खून आता है। वो खून वही होता है कि वो झिल्ली फट गई, झिल्ली खा गया वो बैक्टीरिया, और ज्यादा खा जाएगा तो डेथ हो जाएगी। तो इसलिए उसको फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं और उसका इलाज करते हैं। उसी में रेजिस्टेंस आया हुआ है, उसके ऊपर एक दो सवाल यूपीएससी हर साल पूछ रहा है। पहला है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एमडीआर। टीबी में जो है पहला एमडीआर, तो एमडीआर आप जाकर के तैयार करो, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यूपीएससी के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यही सही बायोलॉजी है। ऐसे तो मैं बायो आपको पूरी पढ़ाने लग जाऊंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट सेक्टर जो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो एमडीआर बोलते हैं उसको, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। अगर आपके पड़ोसी ने भी टीबी की दवाइयां खूब सारी खा ली तो बैक्टीरिया को आदत पड़ जाती है उन दवाइयों को, और उसने खांसा और वही वाले बैक्टीरिया फिर आपके पास आए, तो वो चूंकि दवाइयां चूंकि उसके शरीर में काम नहीं कर रहे थे तो आपके शरीर में भी वो दवाइयां काम नहीं करेंगी। तो ये मानव जाति की समस्या है ड्रग रेजिस्टेंस, है ना। दवा के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ये पूरी मानवता की, ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम है। इसलिए जो लोग ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं वो पूरी ह्यूमैनिटी को खतरे में डालते हैं, क्योंकि आप ज्यादा एंटीबायोटिक खाओगे तो रेजिस्टेंस आता जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीख लेंगे, और अगर वो सीख लेंगे उसके प्रति रहना तो फिर वो काम ही नहीं करेंगी दवाइयां। इसके बाद की स्टेज होती है एक्सडीआर। एक्सडीआर पहला होता है ड्रग रेजिस्टेंस, दूसरा होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, तीसरा होता है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। एक्सडीआर, एक्सडीआर। तो अभी जो इंडिया की प्रॉब्लम है वो है एक्सडीआर, टीबी, यानी कि ड्रग एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो अभी हमारा बैक्टीरिया इस लेवल पे पहुंच गया है भारत में, तो इसलिए मार्केट में जो टीबी की दवाइयां हैं वो काम नहीं करती, और 4 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। 4 लाख तो कोरोना से भी नहीं मरते, लेकिन टीबी से मरते, और वो भी ठीक ऐसे ही फैलती है, खांसने छींकने से और इसी से, इन्हीं तरीकों से, हवा से ही फैलती है वो, कम्युनिकेबल। मास्क लगाने से ये फायदा रहा कि इन दिनों में टीबी के मामलों में गिरावट आई, क्योंकि लोग मास्क लगा के रहे थे, तो टीबी उतनी नहीं फैल पाई। तो कोरोना तो खैर अपनी जगह था, लेकिन टीबी में अपने आप कमी आ गई। तो टीबी भी ठीक इसी तरह से फैलती है। अब तो कोरोना से इतने लोग साल भर में मरते भी नहीं है, उससे 10 गुना ज्यादा लोग टीबी से मर रहे हैं, लेकिन हमने मास्क तो छोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब मास्क लगाते हैं तो ये तो अच्छी हैबिट है, वो तो आप कर सकते हैं, ठीक, उससे कम से कम टीबी से तो बचे रहेंगे। तो ऐसे श्वसन तंत्र से आप जोड़ते जाइए। सिलिकोसिस, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी में पूछते हैं, सिलिकोसिस मंदसौर में है सिलिकोसिस। स्लेट पेंसिल इंडस्ट्री, अब तो स्लेट पेंसिल बहुत कम हो गया, कोई भी स्लेट पे लिखता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा उद्योग था स्लेट पेंसिल। जो मंदसौर का चट्टानें निकलती थी, खनिज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था उसको, तो चूना पत्थर का एक स्वरूप होता था स्लेट पेंसिल। वहां ऐसी शीट्स निकलती थी, उन शीट्स को फिर कलम में काट देते थे, तो उसी से बच्चे स्लेट पे लिखते थे, है ना। अब तो ऑनलाइन एजुकेशन में तो ये सब चीजें नहीं रही, और वो अब तो जमाना बदल रहा है, लेकिन आज भी कई जगह छोटे स्कूलों में उसमें स्लेट पेंसिल, इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी होती थी, स्मगलिंग भी होती थी स्लेट पेंसिल की, तो मंदसौर में होती थी। तो उससे सिलिका के पार्टिकल लंग्स में जाते थे, और वो हेक्सा स्टार स्पिक्यूल्स होते थे, उसके स्पिक्यूल्स बोलते हैं हम लोग उसको, जो चारों सब तरफ से कोने बहुत तीखे होते हैं, उनको कहा जाता है स्पिक्यूल्स। तो हेक्सा स्टार स्पिक्यूल्स लाइक उसके डस्ट पार्टिकल होते हैं सिलिका के, वो जाकर के छलनी कर देते थे लंग्स को, तो उसमें भी खांसी के साथ खून आता था, उसको बोलते थे सिलिकोसिस। एमपीपीएससी काफी पूछता है, बहुत पॉपुलर प्रश्न है, सिलिकोसिस। ठीक है,
तो मंदसौर का जो सिविल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें अलग से वार्ड बना हुआ है। जनरली आप किसी हॉस्पिटल में अलग से वार्ड नहीं देखोगे, वहां पूरा एक वार्ड है, सिलिकोसिस वार्ड। और कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर 40 साल से ऊपर के पुरुष मिलते ही नहीं है, क्योंकि वो सब सिलिकोसिस से मर चुके हैं। और वो सिलिकोसिस कम्युनिकेबल नहीं है, वो उसी को होगी जो वो उन माइंस में जाएगा खोदने के लिए, उन्हीं लोगों को होगी। तो जो वहां काम करते थे वो सब लोग मर जाते थे, जल्दी मर जाते थे, जल्दी डेथ हो जाते थे। सीमेंट पार्टिकल जो होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं, ये हेक्सागोनल होता है। तो 10 पार्टिकल होते हैं, वो नीडल शेप्ड होते हैं। 10 पार्टिकल में दो जो है उसका स्पाइक्स है, इसके 3 हैं सीमेंट पार्टिकल्स के, और इसके हेक्सा स्टार है। तो अंदाजा लगा सकते हो आप कितना लॉस होता होगा। किसको? एल्वियोलाई को, जाकर के एल्वियोलाई को ही डैमेज करते होंगे ना। लंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए आप मास्क लगाते हो तो मास्क से आप बहुत सारी चीजों को छान देते हो। तो प्रकृति तो हमारी थोड़ी सी बहुत विद्रोही स्वरूप जो है आने वाला है। 2030 तक बहुत सारी चीजें ऐसी बदलेंगी जिससे हो सकता है हमको हमेशा मास्क में रहना पड़े, N95 में ही रहना पड़े। डराने वाली बात नहीं है, लेकिन टेम्परेचर राइज तो हो ही रहा है, साथ साथ दूसरी और विभीषिकाएं बढ़ती जाएंगी, क्योंकि दिनों दिन हम लोग प्रकृति को खराब ही करते जा रहे हैं। तो देखा जाए तो अच्छा जमाना, हर मामले में अच्छा जमाना जा चुका है। ठीक है, चाहे पॉलिटिक्स के हिसाब से देखो, चाहे इकोनॉमी के हिसाब से देखो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखो, अच्छा जमाना बीत चुका है। आपने भी बचपन से लेकर अभी तक की जो जिंदगी जी है, शायद वो सबसे अच्छी जिंदगी थी। अब मैं आशावादी तो होना चाहिए उज्जवल भविष्य के प्रति, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए पढ़ाई लिखाई का और इनका बहुत उच्च स्तर चाहिए, बहुत ही उच्च स्तर चाहिए, और वो देखने को मिलता नहीं है। इसलिए इतना आसान नहीं होगा ये। भटकाव बहुत आसानी से पैदा किया जा सकता है। तो राजनीति में भी यही पंगे होंगे, और अभी आप देख ही रहे हो राजनीति में जो पंगे हो रहे हैं। मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया, व्हाट्सएप भी किया कि आप कुछ ये बताओ, कश्मीर फाइल्स मूवी पे बताओ, कुछ उस पर बताओ। लेकिन उस पर बताने के लिए जो ऑडियंस है उसका लेवल बहुत ऊंचा होना चाहिए, इतना आसान नहीं होता। और खास करके जितना आप रोजगार की बात करोगे, जितना इकोनॉमी की बात करोगे, तो सरकारों के लिए वो झेलना मुश्किल हो जाता है, सस्टेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है राजनीति में, क्योंकि वो कठिन और कड़वे प्रश्न होते हैं, और पत्रकार यही प्रश्न करते हैं, अधिकांश प्रश्न यही करते हैं, विपक्षी दल भी यही प्रश्न करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और सरकारों को यदि बार बार आना है, रिकरेंस, बार बार पुनरावृत्ति करनी है, और एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना है आपको। जैसे अभी आपने यूपी में देखा कि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो योगी जी के अगेंस्ट जाती थी, लेकिन फिर से आना है आपको। तो फिर से आना है तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के सिवा आप आ नहीं सकते। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के सिवा तो आप आ नहीं सकते, क्योंकि और आपको आपकी असफलताएं जो है, तो ये चीजें जो ये पहले नहीं होती थी इंडिया की पॉलिटिक्स में, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना। तो ये गुजरात में 30 साल पहले शुरू हुआ। गुजरात में 30 साल से बीजेपी है, तो 30 साल तक लगातार एक ही पार्टी कैसे आ सकती है? तो इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी काम ही नहीं कर रही है, यानी सरकार के प्रति गुस्सा कभी आता ही नहीं है। तो ये तो लोकप्रियता ऑल टाइम हो गई ना, हमेशा के लिए लोकप्रियता हो गई। मतलब सरकार कुछ भी करे वही आएगी, हमको तो यही चाहिए, कुछ भी हो जाए हमको तो यही चाहिए। तो ये वाला भाव विकसित करने के लिए तो आपको फिर जो है पूरा बहुत मेहनत करना पड़ती है, और वो मेहनत बड़ी उस प्रकार की होती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाली होती है। तो इसलिए जिन लोगों की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, वो ही उसके लिए खतरा पैदा कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही कहा जाना कि आप ये फिल्म देख के आओ ताकि आपको फिर गुस्सा आए मतलब तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है। तो ये तो तभी हो सकता है ताकि आप लॉन्ग टर्म जो है उस गुस्से में रहो और कंटिन्यू, मतलब आपका गुस्सा शांत कैसे हो गया, मतलब इसमें इस बात पे आपत्ति है कि तुम गुस्से में क्यों नहीं हो
गुस्से गुस्सा मतलब तुम इतना मतलब शांत कैसे हो सकते हो? तभी तो आपको देखने के लिए वो कहा जा रहा है कि आप देखो, मतलब जाकर के देखो, छुट्टी लेकर के भी देखो। पुलिस वाले छुट्टी लेकर के, तो छुट्टी हम देते हैं और टिकट भी फ्री करते हैं, और आप जाकर देखो ताकि आपको गुस्सा आए। तब जब कभी भी ऐसा नौबत आए पिटाई करने की, तो किसकी पिटाई करनी है आपको पता हो। तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है ना। टीचर जो होता है उसका काम होता है जैसे क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो जब कभी दो बच्चे झगड़ते हैं तो टीचर क्या करता है, एक को उस कोने में बिठाता है, एक को इस कोने में बिठा देता है और पढ़ाने लगता है। तो वो सॉल्व करना चाहता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। तो टीचर की स्टाइल वो होती है, ठीक है। यही स्टाइल जो है प्रधानमंत्री की भी होनी चाहिए। लेकिन टीचर मान लिया जाए ऐसा हो कि वो अगर दोनों चुपचाप बैठ गए, तो उसने टीचर ने मोबाइल पे शूट कर लिया था, दोनों झगड़ रहे थे, तब क्या गाली दे रहे थे और कैसे कैसे चैलेंज कर रहे, और इसको भी दिखा रहे, देखो ये तुम्हारी पिटाई कैसे कर रहा था, पीछे से तुमने मुक्का खाया था, देखा था। हाँ, तो तुम यहाँ आके बैठे हो, वो वहां बैठा है, और शांत हो गए तुम लोग। तो वो बार बार दिखा, फिर वो उठ के जाएगा और पंगा करेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी टीचर की है जैसे कक्षा में है, वही जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। तो पंगे तो हुए हैं, क्योंकि इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो पंगे तो बहुत है, झगड़े तो बहुत है। मतलब झगड़े आप कराना चाहो तो इतने झगड़े हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। मत भिन्नता भी बहुत भयंकर है। कई जगह पर तो माँ जो है बीच में वो करती है कि तुम बाप बेटे ना बहुत झगड़ते हो, तुम मतलब साथ में बैठा मत करो, ये जब यहाँ कमरे में हो तब तुम यहाँ मत रहा करो, तुम उधर ही रहा करो, तुम झगड़ते हो। तो घरों घरों में भी बहुत झगड़े हैं। मत भिन्नता तो एक घर में भी बहुत है, और अलग अलग मतों के लोग हैं, बहुत तरह की मान्यता है, धर्म है, जातियां हैं, बहुत पंगे, बहुत ज्यादा पंगे। अगर आप इनको उकसाना चाहो और उनको जताना चाहो, उनको बताना चाहो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इसमें घरों में ये भी झगड़ा, पति पत्नी में ये था कि 20 साल पहले उनका किसी बात को लेकर भयंकर झगड़ा हुआ था और पत्नी 2 महीने के लिए मायके चली गई, और अगर अभी इस समय में कोई आए और इन दोनों का झगड़ा कराना चाहे और उसी बात को याद दिलाए कि आज से 20 साल पहले तुम दोनों के साथ क्या हुआ था मालूम है, तुम 2 महीने तक आए ही नहीं थे यहाँ पे, तो उसका मूड उसी समय खराब रहने लगेगा। ऐसे ही पति को समझा दे, फिर उसका भी मूड खराब, फिर वो एकदम तेज बोलेगा तो तुम्हारी तो गलती थी, फिर वो बोलेगा तुम्हारी तो गलती थी, तो झगड़ा तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वो 20 साल से रह रहे थे। लेकिन कई लोगों को ऐसे देखा कि 25 साल शादी के होकर अब तलाक ले रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ने उसको जो है कुछ ना कुछ आग लगाई है। तो ये सब चीजें तो बहुत आसान है, झगड़ा भड़काना, अलग अलग मतों को बताना, धर्म की बातें बताना, पुराने जो अत्याचार है उनको दिखाना, बहुत बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। और भी पोलराइज कर लेना, फिर बड़ी जनसंख्या जो है वो आपकी तरफ हो गई, क्योंकि आप हितैषी लगने लगते हो, तो बहुत आसान हो जाता है इलेक्शन वगैरह जीतना, बहुत आसान है। लेकिन आप पिता की भूमिका में हो, क्लास टीचर की भूमिका में हो, किस भूमिका में हो, आप पूरे परिवार को लेके चलते हो, शांति स्थापित करते हो, तो फिर इकोनॉमी चलती है। दूसरे देश भी आपको मजबूत मानते हैं क्योंकि आपके यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। दूसरा सॉल्यूशन उस टाइप का नहीं है आपके पास कि आप अलग कर दोगे या सबको मार दोगे, इतना पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ी जनसंख्या है मुसलमानों की, आप सबको मार नहीं सकते। मैंने पहले भी बताया था, सबको खत्म करना संभव नहीं है। 20 करोड़ लोगों को एकदम जीरो कैसे कर दोगे, एकदम कैसे कर दोगे, कैसे मरेंगे? क्या है ऐसा आपके पास कि सारे मुसलमान एक साथ मर जाएंगे? नहीं है आपके पास कोई ऐसा बम नहीं है, कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उसमें फिर हिंदू भी मरेंगे। तो और हिंदू सारे जो बचेंगे वो सारे एक हैं क्या? नहीं है। अभी राजस्थान में देखो, उसने मूंछ रख लिया तो उसको मार डाला कि तुमने मूंछ कैसे रख लिया, हिंदू था, हिंदू नहीं मार डाला। दलित आदमी तुम, और ऐसे सोशल मीडिया पे मूंछ वाला फोटो डालते हो, तो ब्राह्मण ने मार दिया, दलित को मार दिया, तो हिंदू भी अभी एक कहां से हो जाएगा? हिंदू में 50 तरह के फिरके हैं, बहुत झंझट है हिंदू का। हिंदू एक नहीं हो सकता आपस में, खुद सारे ब्राह्मण एक नहीं हो सकते। ब्राह्मणों में इतने सारे गोत्र हैं और इतने झंझट है कि वो सारे आपस में
ये बोलते ये वाले हल्के वाले ब्राह्मण है, ये बोले ये वाला ये है। ब्राह्मणों की बहुत झंझट है अभी तो, केवल ब्राह्मणों की बात कर ले तो, एक जाति की। उनकी इतनी उपजातियां और इतने गोत्र हैं और उनमें इतनी सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी है कि वो उसके साथ खाना ही नहीं खाते। बहुत झंझट है उनमें। कैटेगरी है, कई तरह की कैटेगरी है, श्रेणियां हैं। वो बोलते हैं ये बहुत ही हल्के वाले, हम इनसे बात भी नहीं करते, इनसे रोटी बेटी का संबंध हमारा नहीं है। खुद दलितों में अपने आप में बहुत झंझट है, ये वो वाले दलित है, ये वो वाले दलित है, ये वाले दलित है। तो फिर क्या बहुत है? तो एकता स्थापित करना संभव नहीं है। और हिंदू धर्म खुद ही डाइवर्सिटी सिखाता है, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत डाइवर्स है। बहुत तरह के देवी देवता हैं, सबके अलग अलग खान पान है, अलग अलग अस्त्र शस्त्र है, सबके अलग अलग तरह के वाहन है। बायोडाइवर्सिटी पूरी देखते हो ना सब देवताओं ने ले रखी, एक एक एनिमल पकड़ रहे, एक एक किंगडम लेके बैठे हैं, वो पूरा स्पीशीज लेके बैठे हैं, जबरदस्त। तो हिंदू धर्म बहुत डाइवर्स है और डाइवर्सिटी ही उसकी खूबसूरती है, इसलिए वो पसंद आता है लोगों को और इसलिए वो अच्छा भी है। पूरी फूड चेन है उसमें, पूरा इकोलॉजिकल इकोसिस्टम अगर आप देखना चाहते हो तो पूरा मिल जाएगा। यही उसकी खूबसूरती। यहाँ तक कि पौधे भी भगवान है, यहाँ तक कि नदी भी भगवान है, एनिमल्स भी भगवान है। कई जगह एनिमल्स हैं उनको अवतार बोल दिया जाता है, वो अवतार के रूप में बोल दिए जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत धर्म है, लेकिन डाइवर्स है। जैसे बगीचे में जब आप एक जैसे फूलों का बगीचा नहीं होता, बहुत तरह तरह के फूल होते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है बगीचा। ऐसे हिंदू धर्म बहुत सुंदर धर्म है, बहुत सुहावना है और एडेप्टेबिलिटी है, और उसमें बहुत सारे लोगों के लिए गुंजाइश है, क्योंकि सबके लिए कुछ न कुछ है, छोटे से छोटे लोगों से लेकर बड़े से बड़े लोगों के लिए, ग्राम देवता से लेकर के विश्व देवता तक। यूनिवर्सल गॉड भी है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सल गॉड हैं, बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो किसी गांव में मनाए जाते हैं। आप पड़ोस के गांव वालों को बोलोगे हमारे गांव में ये मनाया जाता है, तो बोलेंगे ये क्या होता है, मतलब तुमको नहीं पता हमारे गांव में ये रीति रिवाज है, तो तुम्हारे गांव में होता होगा। कई बार शादी करके लड़कियां एक दूसरे के गांव में जाती है तो उनको हमारे गांव में ये नहीं होता था, तुम्हारे यहाँ होता है। मतलब बहुत ही लोकल लेवल की चीज को बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन। एक दीपावली है जो ओबामा भी मनाते थे व्हाइट हाउस में, यानी कि दीपावली व्हाइट हाउस में जानी जाती है। अमेरिका के लोग जानते हैं दिवाली क्या होती है, लाइट फेस्टिवल है। वो उसको उस तरह से नहीं बोलते, बहुत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन उनको मालूम है कि उस दिन लोग पटाखे चलाते हैं, मिठाई खाते हैं और ऐसे लाइटिंग होती है, और काफी वो लोग समझते हैं उस चीज को। इसका मतलब वो यूनिवर्सल फेस्टिवल है और एकदम लोकल से लोकल फेस्टिवल। शराब पीने वाले भगवान, बकरी खाने वाले भगवान, मुर्गी खाने वाले भगवान, सब तरह के भगवान, अलग अलग टेस्ट के हिसाब से बहुत वैरायटी है, बहुत वास्ट है, उसको आप समेट ही नहीं सकते, एक ही नहीं कर सकते। आपको गिन आएगी बहुत सारे भगवानों से। बहुत सारे भगवान ऐसे हैं कि जिनके साथ आपको उस मंदिर में सुलाना चाहें तो आप सो नहीं सकते। खून बिक रहा है, शराब की बात आ रही है, बदबू है वहां बहुत भयंकर, गंदगी है। आपको भगवान मतलब ऐसी जगह पे बहुत ही, जबकि वो मंदिर है लेकिन अब उसमें भी ईश्वर का निवास है। तो बहुत विचित्र विचित्र प्रकार के कर्मकांड है। कई जगह पर आपको पुजारी जो इतना डरावना लगेगा कि आप उससे कुछ मांगना भी नहीं चाहते और पैर भी नहीं छूना चाहते, इतना डरावना उसकी क्रियाएं, उसकी एक्शंस ऐसी होती हैं खतरनाक। तो इसलिए डाइवर्सिटी बहुत है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है। और फिर ऊपर से जातिवाद, जातियों के हिसाब से भी देवी देवता है। जातियों को सोचिए, परिवारों के देवी देवता हैं जिसको हम कुल देवता बोलते हैं। एक एक फैमिली के हिसाब से, वंश वृक्ष के हिसाब से आपको ऊपर एक देवता मिलेगा, उसका टोटम मिलेगा। तो इतना डाइवर्स जो है आप एक कैसे कर दोगे? कई लोग तो हिंदू में इस तरह से चेंज करते 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 बहुत ज्यादा नजदीक हो जाते हैं मुसलमान के। उनको फिर मुसलमान बहुत नजदीक लगने लगता है कि हमारे तो हिंदू होते हुए भी हम वैसी क्रियाएं नहीं करते, बल्कि मुसलमानों के बहुत नजदीक है। और कई लोग एक्शन में ऐसे नजदीक होते होते ईसाइयों के नजदीक पहुंच जाते हैं, कुछ लोग यहूदियों के नजदीक पहुंच जाते हैं। हिंदू उनके काफी दूर लगते हैं। जो
जो आप विश्वनाथ का मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, यहाँ के जो माहौल देखते हो ये बिल्कुल अलग लगता है। तो आदिवासियों के धर्म बिल्कुल अलग है, उसको हम आदिवासी जनजातीय धर्म कहते हैं। उनके देवता सिंह बोपा, क्या नाम था उसका, कौन सा था, गोंड का देवता क्या था, दूल्हा देव, बड़ा देव, बूढ़ा देव, सिंह बोंगा। हाँ, तो अफ्रीका में जो देवताओं की पूजा होती है और बलि देते हैं, और वैसा माहौल है पूरा। अबूझमाड़ में चले जाइए, वहां का गोंड लोगों के देखिए, उनका देखिए। और उसके बाद जीवन पद्धति और इकोनॉमी से जुड़े हुए देवता भी हैं। फसल कटने के टाइम जो त्योहार होता है, उस दिन किसको क्या चढ़ता है। आपने हमारे उधर मालवा में होता है, शायद यहाँ पे भी होता होगा, घास भैरव होते हैं, घास भैरू बोलते हैं उसको, जिसमें उनको घसीटा जाता है पत्थर को, मतलब भगवान को। एक ऐसा देवता होता है जो रोड पे बीच में जो है लगाए जाते हैं, ताकि सब लोग उनको ठोकर मारे, तो ठोकर देवता कहते हैं उनको। मतलब कमाल है। तो पूजा होती है। अच्छा, उसकी एक दिन आता है जिस दिन उसकी पूजा होती है, उनको सिंदूर लगा करके सब लोग, मतलब बाकी टाइम उनको ठोकर मारते हैं। अब ये क्या कंसेप्ट है, बड़ा अजीब अजीब कंसेप्ट है। ये तो हम वो चीजें जानते हैं सिनेमा में और उसमें साहित्य में, वो जो मेन स्ट्रीम में जो लोग हैं, जो कृष्ण मंदिर, आप कभी भी हीरो को देखते हो कहाँ कौन से भगवान से झगड़ा, तो भगवान शिव की वो मूर्ति होती है, शिवलिंग से झगड़ने जाएगा तो वो सूट नहीं करता, इसलिए फिल्मों में वो बताते हैं झगड़ने के लिए शिव की मूर्ति बताते हैं, आपने देखा होगा। भगवान शिव ऐसे जटा में, सांप गले में, और वो वाली मूर्ति बताते हैं। कि जबकि आप शिव मंदिर में जाते हो तो ऐसी मूर्ति होती है क्या? ऐसा शिव मंदिर आपने देखा? सामान्यतः क्या होता है शिव मंदिर? शिवलिंग होता है। लेकिन फिल्म आपको शिवलिंग के सामने जाकर घंटे बजा रहा है, सर ठोक रहा है, या उसको दोष दे रहा है कि तूने सब बिगाड़ा है और तू ही रखवाला है, तो शिवलिंग में तो बात बनती नहीं ना, वो भाव ही नहीं आते। तो बहुत झंझट है। संतोषी माता फिल्मी माता है, 1975 में सिनेमा बना, तो उसके बाद मंदिर बन गए। तो सिनेमा ने जन्म दे दिया एक देवी को, है ना। पोस्टकार्ड लिखे जाते थे कि 21 लोगों को पोस्टकार्ड लिखो, नहीं तो संतोषी माता तुम्हारा ये नुकसान कर देगी। एक आदमी ने पोस्टकार्ड मिल गया था उसको, ये वायरल ऐसे होता था, लाइक्स और कमेंट्स ऐसे होते थे, शेयर। तो पोस्टकार्ड में उन्होंने कहा कि आप जाकर के वो करो, 21 लोगों को लिखो, नहीं तो तुम्हारे घर में मर जाएगा। उस एक ने ऐसा किया था, तो उसका पंगा दे रखा था उसमें, क्या हुआ उसके साथ। और जिसने पोस्टकार्ड लिखा 21 लोगों को, उनको क्या क्या फायदे मिले उसकी पूरा एक डिटेल रहता था। अब कुछ नहीं करना होता था, आपको उसको कॉपी पेस्ट करना होता था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है। उससे संतोषी माता का जन्म हुआ, बाकी इस नाम की कोई देवी थी नहीं। और फिर एक ने किसी ने मूवी बना दी इम्प्रेस होकर के, तो फिर वही लता मंगेशकर ने गाना गा दिया, जय जय संतोषी माता, तो हिट हो गया। तो आज देखो, सभी मंदिरों के समूह में एक मंदिर होते हैं। वो साईं बाबा जो थे वो सोशल रिफॉर्मर थे एक तरीके से, है ना, एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम को मिलाने का काम, सबका मालिक एक, तो उनको भी भगवान बना के बिठा दिया। इन सब लोगों को अगर असली में पता चलता तो ऐसे ही ठोक लेते, बोले अरे कहा तुम भगवान उगान थोड़ी हूं मैं, मतलब तुम सीखो, मैसेज क्या था, मैं बोल क्या रहा था वो बताओ तुम। तो कई शंकराचार्य बोलते ये मुसलमान है, हटाओ इसकी, कहा तुमने मूर्ति बिठा दी, भगवान बना दिया इसको। अब साईं गायत्री हो गया, साईं श्याम हो गया, साईं कृष्ण भी हो गए, साईं राम भी हो गया, वो सबके आगे साईं लगा दो तो वो उसका एक अलग मंत्र, अलग चालीसा, अलग मंदिर। तो बहुत मॉडर्न सिंथेटिक रिलीजन है। सिंथेटिक रिलीजन कह सकते हो हिंदू धर्म में। मतलब इतना गुंजाइश है, पायलट बाबा, कंप्यूटर बाबा, आने वाले समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाबा, वर्चुअल मेमोरी बाबा, देखना अभी आएगा ऑगमेंटेड रियलिटी बाबा। ये यार बाबा भी आएंगे अभी, 3D प्रिंटिंग बाबा, अभी बहुत गुंजाइश है। नहीं तो कंप्यूटर बाबा, पायलट बाबा कहां से आ गए? ये वर्ड थे क्या पहले? तो समझ में आ गया होगा। और इसको हम क्या करने जा रहे हैं, प्रयोग करने जा रहे हैं कि ये सब एक हो जाए, खिचड़ी बन जाए, सबको मिला दें। अब ये मिलेंगे किसी दिन तो क्या उत्पात मचाएंगे, जैसा आप देखते हो ना सिंहस्थ में, सारे जब साधु इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको, आप वहां के कलेक्टर हो और सिंहस्थ आपके अंडर में हो रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज होगा साधुओं को
को मतलब नियंत्रित करना, भयंकर चलेंगे। कलेक्टर जाते थे साधुओं पर, तो कोई साधु आता था मार देता था, कोई कीचड़ उठाता था और कलेक्टर के मुंह पे यहाँ भोपाल में जितने अभी सीनियर आईएएस हैं सबने जूते खा रखे बाबाओं के सिंहासन में, सारे 8-10 है ऐसे जो बाबाओं के जूते खा रखे। बहुत मुश्किल होता है उनके अंदर, उनका कुछ कर भी नहीं सकते, बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। और नागा साधु होता है तो उसको गाली वाली देने में और बिल्कुल कोई, वो तो हम बोलते हैं ना नंगा आदमी तो वैसे ही बहुत बुरी हालत है उसकी, तो उसका क्या बिगड़ना है, उसकी तो कोई है नहीं। जब आप आईएएस हो और आप 2 डिप्टी कलेक्टर को दिन भर चमकाते रहते हो, वो आपके साथ खड़े हैं, एसपी दिन भर आपको सर सर बोलता रहता है, वो आपके साथ खड़ा है, और आपको फिर वो माँ बहन की गाली निकाले और ये ले काली कोट जा तेरू भस्म हो जाए, तेरा ये होगा वो होगा, तो उनका तो आपने तो इतने दिन में जो झांकी बनाई अपनी, सब कॉन्फिडेंस खत्म आपका ठीक है ना। अब आपका है जो एसपी है और वो आपको सर बल्कि पकड़ेंगे, वो सर अपन यहाँ से जल्दी निकल लेते, नहीं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी और उनको यहाँ से चलना चाहिए। डिप्टी कलेक्टर वो बोलते फिर, सर मेरे पिताजी भी थे कलेक्टर, मैं आपको तरीका बताऊं ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए, इन्हीं से ऑफिस में जाप रखवा देते हैं। तो ऐसे ऐसे देसी नुस्खे जो है आपको सुनने को मिलेंगे अपने सबऑर्डिनेट के, ठीक है। ये अभी समझ में नहीं आ रही, जॉब में जाओगे सब समझ में आ रही सच बता रहा हूं मैं तो ये यूट्यूब पे डालता हूँ ना ये सब चीजें, तो वो लोग सुन सकते हैं, पर उनमें से बोलेगा कोई नहीं क्योंकि उनको मालूम नहीं हमारे साथ हुआ, वो सब भुक्तभोगी है, सब ने झेला। अच्छे जिन्होंने पूरा जिंदगी बहुत अच्छा करियर निकला, लास्ट में जाकर के सिंहासन में या कुंभ में लगते, गेम खत्म, वो किसी की नहीं सुनते। उनका है कि यहाँ ये होना मतलब होना, और ये तुमने क्यों नहीं किया मतलब हम बदला लेंगे। तो ऐसे समय में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करना, किसी धर्म के विरुद्ध भड़काना, मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो है फालतू है। इन सब जो राजनीति का है टेम्परेरी वो करने का, शॉर्ट टर्म फायदा उठाने का कोशिश है, ये बाकी सब फालतू बात है। तो फिर क्या ये सब नहीं हुआ? नहीं, इतिहास में हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है और बहुत कुछ गड़बड़ अभी भी हो रहा है, और हर वर्ग के साथ कहीं न कहीं कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। जहां जो माइनॉरिटी है वहां उसने झेला है। पाकिस्तान में हिंदू झेल रहे हैं क्योंकि बहुत कम संख्या में, बांग्लादेश में कम संख्या में, तो आपने देखा मंदिर तोड़ रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। जहां बहुसंख्यक पंडित है या ब्राह्मण है वहां वो दूसरों को परेशान करते हैं, जो अल्पसंख्यक है उनको परेशान करते हैं। इंटेंसिटी अलग अलग है थोड़ी सी, हम ये नहीं कह सकते कि सभी एक जैसे क्रूर होते हैं, या किसी में क्रूरता जो है वो अलग प्रकार की हो सकती है। इस्लाम में कुछ रिफॉर्म नहीं हुए, मैंने आपको कहा, एक तो एजुकेशन की चीजें उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई, दूसरा इस्लाम के साथ में और प्रॉब्लम थी कि वो इतना गतिशील नहीं है, उतना डायनेमिक रिलीजन नहीं है। और दूसरी एक और चीज होती है कि महिलाओं को वो लोग वैसे भी एक तरह से वस्तु मानते हैं, महिलाओं को वो ज्यादा तवज्जो नहीं देते, प्रॉपर्टी टाइप मानते हैं, वस्तु टाइप मानते हैं। तो उनके लिए वो एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। तो इसीलिए तो आप देखते हो कि मुसलमानों में हलाला सिस्टम होता था, वो जो 3 तलाक वाला। अब 3 तलाक वाला सिस्टम कैसे हो सकता है? जिससे शादी करके 3 बार आप तलाक बोल दोगे, मतलब वो आपके बच्चों की माँ है, आपके पिता का ख्याल रखती थी, आपकी माँ का ख्याल रखती थी, आपके परिवार का हिस्सा थी। हम जन्म जन्मांतरों की बात करते हैं, हिंदू धर्म में थोड़ा सा इमोशंस अलग टाइप का होता है महिला के प्रति, पत्नी के प्रति। वहां 3 बार बोल दिया मतलब आपका संबंध खत्म, मतलब इतना आसान कैसे हो सकता है? वो तो गुस्से में भी बोल सकता है आदमी, मूड खराब हो तब भी बोल सकता है। हालांकि उसके कुछ नियम है उनके कि एकदम इस तरह से नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इसका मतलब आप उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। और दूसरा फिर वापस एक्सेप्ट भी कर लेते हो, और एक दिन के लिए जो मौलवी है, मौलाना जो भी है, उनके पास वो रहेगी महिला और वो उनकी पत्नी बन के रहेगी, तो वो तो रेप ही हुआ ना एक तरह से। तो रेप को लेजिटिमेट करने जैसा हो गया है। तो क्योंकि उस महिला को जबरदस्ती, उसकी इच्छा नहीं है तो भी उसको मौलाना के पास एक दिन के लिए रहना है, तो हलाला हो गया वो। तो हलाला होकर के ही वो आपकी मान लीजिए सॉरी हो गया, पति की तरफ से भी सॉरी, पत्नी की तरफ से सॉरी, उसके बावजूद भी मौलाना के यहाँ एक दिन रहना है उसको, महिला को।
अरे तो फिर कंप्रोमाइज हो गया ना भाई, गलती हो गई थी 3 तलाक बोल के, उसने भी कहा हाँ हाँ ठीक है सब ठीक है, लेकिन फिर नहीं, अब वापस शादी नहीं हो सकती, वो तो हो गया तलाक। अब वो पहले एक दिन मौलाना के पास शादी होगी, मतलब वहां रहेगी, उसके बाद फिर आपकी वापस शादी होगी, तो ये तो और महंगा हो गया। तो ये तो किसी वस्तु को ही आप ऐसा कर सकते हो ना, ऐसा किसी को दे सकते हो, ऐसे कैसे पत्नी को तो कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब बहुत ज्यादा इमोशंस जो है वो नहीं है। इसलिए ऐसे लोग जब कभी युद्ध में भाग लेते हैं, या इस प्रकार के लोग जब कभी भी युद्ध में भाग लेते थे या आक्रमण करते थे या किसी दूसरे समुदाय पे अटैक करते थे, तो फिर वहां की वो जब आदमी खुद अपनी महिला की इज्जत नहीं करता, अपने धर्म में खुद की पत्नी की इज्जत नहीं करता, अपने बच्चों की माँ की इज्जत नहीं करता है, उसको वस्तु मानता है, उसको किसी मौलाना को दे देता है, तो फिर वो दूसरे की पत्नी की क्या इज्जत करेगा? दूसरे धर्म की इज्जत कहाँ से सीख लेगा? तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम इनबिल्ट रिलीजन वाली है। वहां की जो शिक्षाएं हैं वो थोड़ी सी शिक्षाएं ऐसी है कि वो हमको इनह्यूमन लगती है, ऐसा लगता है कि मानवतावादी नहीं है। तो वो नेचर ही है उस कल्चर का, तो वो धर्म जो है वो कल्चर में आ गया और वो फिर उनके आक्रमण वाले में और उसमें भी आता है। तो आपको लगता है कि शिया सुन्नी का विवाद होगा और उसमें वो सुन्नियों को जब पीटने जाएंगे तो वहां की महिलाओं के साथ वो अच्छा व्यवहार करेंगे। अभी IS वाले जब इराक के ऊपर आक्रमण कर रहे थे तो महिलाओं के साथ क्या कर रहे थे? तालिबान वाले क्या करते हैं महिलाओं के साथ, आप समझ रहे हैं? तो वो तो सेम रिलीजन हुआ ना। अब सिखों ने भी नरसंहार किया, सिखों ने भी भगाया वहां से हिंदुओं को। 84 के टाइम मैंने कहा कि राइट्स हुए थे, और जिसको हम टेररिज्म का टाइम बोलते हैं, तो टेरर आतंकवाद का ही समय था, लोंगोवाल और वो सब जो आप पढ़ते हो। ऑपरेशन ब्लू स्टार इसीलिए इंदिरा गांधी लेके आई थी, पर वो वहां पर सिखों में थोड़ा सा एक वो था कि वो उतना रेप वगैरह और वो सब चीजें नहीं हुई थी। तो इसलिए वो जो कश्मीर फाइल्स में जो आपको चीजें हैं वो एक्सट्रीम लगती, एक्सट्रीम इसलिए लगती हैं क्योंकि हमारे रिलीजन को वो सूट नहीं करती। हम जिस रिलीजन में पले बड़े हैं और जिस प्रकार की करुणा सिखाई गई है और जिस प्रकार की बातें हैं वो थोड़ी और महिलाओं की इज्जत और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता और वो सब चीजें हैं, तो बड़ी ग्लोरीफाई करके महिलाओं को मातृत्व का स्थान, देवी का स्थान, वो तो देवी देते ही नहीं ना, तभी तो भारत माता नहीं मानते। बोलते हैं भारत माता नहीं होती, माता नहीं हो सकती कोई, और देवी मान करके हम पूजेंगे नहीं। यहाँ तो आपने देवी माना है, बल्कि गंगा को माँ मान लिया है, गाय को माँ मान लिया है, वो तो गाय को खा जाते हैं। कई लोगों ने तो वीडियो डाल रखे हैं सोशल मीडिया पे, ये देखो तुम्हारी माँ को हम खा रहे हैं, अब वो चिढ़ाते हैं क्योंकि आप माँ मानते हो और वो चिढ़ाते हैं। तो दरअसल मैं खुला इसलिए बोल रहा हूँ ये सब कि ये सब सही चीज है और ये सब स्वाभाविक है, क्योंकि ये धर्म के प्रति शिक्षा है। सिख धर्म ने उस तरह की शिक्षा नहीं दी, इसलिए उन्होंने लोगों को मारा, प्रॉपर्टी छीनी, हिंदुओं को वहां से भगाया। तो हिंदुओं का पलायन केवल कश्मीर से नहीं हुआ, हिंदुओं का पलायन पंजाब से भी हुआ। पंजाब में भी किसी के पास मिलिटेंसी वाला जो टाइम था 80 से लेके 90 के बीच में, तो 80 से 90 के बीच का इतना खुकार समय था कि लोगों ने मंदिरों से माइक उतार लिए थे, मंदिर बहुत खतरे में थे, क्योंकि सिख आतंकवादी हिंदुओं को देखना ही नहीं चाहते थे, हिंदुओं के अगेंस्ट था। जो सुंदरकांड होता था पहले माइक लगा करके वो लोग चुपचाप अपना सुंदरकांड कर लेते थे घर में बैठ के या मंदिर के उसमें बैठ के। आरती बिना माइक के होने लगी थी, बड़ा भय था लोगों। देखिए बाहर लोगों को नहीं लगता, आप और हम सब कश्मीरियों के डर का और उस आतंक का और उस दर्द का एहसास नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वो सब चीजें नहीं झेली है। वो जिसने झेली है उसी को समझ में आता है। ठीक है, इसी तरह से पंजाब में जो फैमिली उस समय में रही होंगी 80 से 90 के बीच में, चारों तरफ सिख आबादी है, बीच में हिंदू का घर है, एक मंदिर भी बना हुआ है, उसको पता है कि मेरी जान की क्या हालत हो सकती है। तो वो प्रॉपर्टी बहुत सस्ते में प्रॉपर्टी बेच के और भागा, वहां से मकान बेच के भागा। जिन लोगों की नौकरी थी या कुछ इस प्रकार का था, जो जॉब में थे, वो नहीं भाग सकते थे, क्योंकि बिजनेस और वो बिजनेस वाले तो सब छोड़ के भाग गए थे। जमीन जायदाद वाले सब सस्ते दाम में बेच करके, और जब मिलिटेंसी खत्म हो गई और वापस लोगों ने जाना शुरू किया तो फिर उनको बहुत महंगे दाम में वो सब जमीनें मिली, बहुत मुश्किल आई। श्री गंगानगर जो राजस्थान का आखिरी हिस्सा है, वहां बहुत सिख रहते हैं, कोटा में बहुत सिख रहते हैं, आपके भोपाल में सिख रहते हैं, इंदौर में रहते हैं, उज्जैन में रहते हैं।
तो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, और दिल्ली में खास करके सबसे ज्यादा सिख आकर के बसे थे, वो हिंदू थे। सिख नहीं कहेंगे, बल्कि हम उनको कहेंगे हिंदू। सिखों को, फिर सिखों को नुकसान हो गया जब इंदिरा गांधी को मार दिया, उनकी हत्या हो गई, तो हिंदू जो है वो सिखों को ढूंढने गए थे। अब आप वहां पर हम हिंदू शब्द यूज नहीं करते ना, वहां हम सिलेक्टिव हो जाते हैं। 84 में हम बोलते हैं कांग्रेसियों ने किया था सिखों का नरसा। अरे कांग्रेसी में कौन थे? यही कमलनाथ थे, यही वो थे। वो कौन था? एक 3 लोग, एक जगदीश टाइटलर और कौन कौन जेल में है ना, तो यही सब थे। तो ये सब हिंदू ही है ना। तो हिंदू, फिर हिंदुओं ने तो कोई मौका नहीं छोड़ा, उन्होंने फिर सिखों के गले में टायर बांध के चलाया, उनकी महिलाओं के रेप किए। तो हिंदुओं ने भी सिखों की महिलाओं के रेप किए और उनके गले में। अब यहाँ बोलते नहीं हिंदू ऐसा नहीं कर सकता। अरे तो किया है ना, आप ही तो बोलते हो कांग्रेसियों ने किया। तो कांग्रेसी में कौन थे? कांग्रेसी में 90% तो हिंदू ही हैं। वो जब करने गए थे तो मूवी उस पर भी बनी है, हवाएं मूवी बनी है उस पर। तो वो यहीं पे हमने इसी सरगम टॉकीज में ही देखी थी, जब बहुत पहले चलता था, अब तो बंद है। 2003 में देखी थी। तो हम लोगों को एकेडमी में हमको भी छुट्टी दे करके फरजानियां दिखाई थी। मोदी ने जो वो पूरा 2000 मुसलमान मार दिए थे गुजरात में, उसके बाद में गोधरा के बाद, गोधरा का बदला लेने के लिए, तो मोदी ने 2000 तो ऑफिशियली मारे थे, मतलब रिकॉर्ड पे, विकिपीडिया में दिख जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी मरे थे बहुत सारे मुसलमान। तो उसके ऊपर मूवी बनी थी फरजानियां। तो जब हम ट्रेनिंग में थे तो हमको सरकारी तौर पे दिखाई जाती थी कि आज आपको दिखाई जाएगी। जैसे छुट्टी मिल रही है ना इसकी, तो पहले उसकी छुट्टी मिली थी। बल्कि वो तो ट्रेनिंग का ही हिस्सा थी कि मोदी किस तरह से मार रहा है, देखो। फिर वो उस पर बैन लग गया, टैक्स फ्री होने के बजाय बैन ही लग गया। ठीक है, बैन हो गई वो, केवल गुजरात में नहीं, अब यूट्यूब पे मिलेगी आपको। तो ये सब चीजें जो है, ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया आपको सारा, कि जिस व्यक्ति पे बीतती है, जिस समय में जो व्यक्ति जहां है, जो दलित है और 2 या 3 परिवार है दलितों के और चारों तरफ सवर्ण लोगों के परिवार है, और वो उसके साथ कितना आतंक मचाते हैं, तो कांप उठेंगे कई बार आप। इन सब वर्गों में एक बात अलग है और दलितों की बात अलग है। दलित ने, चूंकि 2000 सालों से उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है, 2000 साल से उसको गुलाम बनाया गया और 2000 साल से वो सहन कर रहा है, इसलिए उसको आदत हो गई है और उसने उसको नियति मान लिया और भाग्य मान लिया, और उसको बोलते हैं इनका ये एक तरह का अधिकार है और ये तो ऐसा करेंगे, ये एक्सेप्टेंस आ गया उसके अंदर। ये और खतरनाक स्थिति है। बाकी लोग विरोध कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और बोलते हैं हमारे साथ बुरा हुआ है, डिमांड करते हैं। उसने डिमांड करना बंद कर दिया, उसने डिमांड करना ही बंद कर दिया। तो वो दुखद स्थिति है और उसमें जागरूकता भी नहीं है, उसमें अवेयरनेस भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है। वो अपने अधिकारों के बारे में भी नहीं जानता कि उसको क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, कौन कौन से कानून है, उसको पता ही नहीं। तो उसके साथ स्थिति और ज्यादा खराब है। और महिलाओं का तो क्या कहना, महिलाओं के ऊपर तो सबसे बड़ी दलित तो महिला है, सबसे बुरी स्थिति में तो महिला है। वो कश्मीर फाइल्स भी हैं, वो गुजरात फाइल्स भी हैं, वो दलित फाइल्स भी हैं, हर वर्ग की महिला वो पीड़ित है, पेट्रियार्की। और वहां शोषक जो है वो पेट्रियार्की है। तो बनाओ महिलाओं के उत्पीड़न पे मूवीज और वो सब, तो भयंकर उत्पीड़न। ठीक है, तो इसलिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सपोर्ट करती है किसको? अगर आप लंबे समय तक शासन में बराबर एंटी इनकम्बेंसी को मात देकर के आना चाहते हैं, आपने शासन किया, आपकी नीतियां, आर्थिक नीतियां, विदेश नीतियां, आपकी बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो ठीक नहीं है और लोग उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, विरोध करते हैं। ऐसे समय में अगर आपको फिर से सत्ता में आना है तो आपको इन सब विरोध को बुलाना होगा। और बुलाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको ये एहसास कराओ कि भैया प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सिर्फ मैं ठीक कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ रहा तो मैं ठीक कर दूंगा, अदरवाइज तो तुम अपना अपना देख लो, क्योंकि दूसरा जो आएगा वो तो तुम्हारे विरोधी के फेवर वाला है।
तो मजबूरी हो जाती है, उसको लगता है हाँ प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम तो उस समय भी थी, आज भी है, मैंने आपको बता ही दिया, कुछ इनबिल्ट प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका, उस तरह का सॉल्यूशन नहीं है, आप कर नहीं पाएंगे। कोएग्जिस्टेंस ही एक तरीका है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन से बेटर कोई नहीं दे सकता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बेटर कोई भी नहीं दे सकता। वही एक रास्ता है, मुझे लगता है संतुष्टि मिली होगी आपको, क्योंकि इसमें हम किसी चीज को डिनाई भी नहीं कर रहे और पूरी तरह से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। एक डिप्लोमेटिक आंसर एक ब्यूरोक्रेट का कैसा होता है, तो इस प्रकार का आंसर होता है। आपका आंसर परीक्षा में भी ठीक इसी प्रकार का होना चाहिए, इसमें पता ही नहीं चलता आदमी का कि बोल क्या रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, फेवर कर रहा है, कुछ पता नहीं चलता। सत्ता विरोध भी नहीं होता और पर्याप्त विरोध भी हो जाता है, आप सीमाएं भी नहीं लांघते और विरोध भी पूरा हो जाता है। कानून भी आपने कहीं मैंने बहुत खतरनाक भी बोला, बीच में सब कुछ किया, मैंने अभी जो पिछले 15-20 मिनट में आपसे बात की, उसमें कई बार आपको लगा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब ये तो कितनी खतरनाक चीज है, मतलब कितनी वायलेंट टाइप की चीज है, लेकिन ये किसी धारा में नहीं फंस सकता। बात समझ में आई ना, इसका क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। ये क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ये सहज क्वालिटी है, नॉलेज के साथ आएगी। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितनी इंटेंसिटी के साथ बोलना है कि बात लग भी जाए और वो कुछ कर भी ना पाए, मार्क्स भी मिल जाए हमको और हमने जो अपनी बात कहनी थी वो कह भी थी, कंप्रोमाइज भी नहीं किया। तो एक आदर्श उत्तर कैसे लिखें, उसका उत्तर समझ में आ रहा ना, पॉजिटिव चीज, नेगेटिव चीज एंड बैलेंस्ड व्यू, हमेशा प्रोज कॉन्स एंड बैलेंस्ड, ये बनाकर रखो। ये सिविल सर्विसेज का स्टाइल है, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत सारे जो लोग जानना चाह रहे हैं, इसमें अचानक ऐसे ही उद्वेलित होने की जरूरत नहीं, मेंटली डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा भावुक होकर के इमोशनल तरीके से जाने की जरूरत ही नहीं है। स्थित प्रज्ञ वाला, भगवान कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ बनो, इमोशनल इंटेलिजेंट। इसलिए हमारे इसमें एथिक्स वाले पेपर में क्या दिया गया, इमोशनल इंटेलिजेंस। नहीं तो कोई आया कि सर ऐसा है कि कल रात को ऐसा हुआ सर, मेरे साथ बहुत रुआसा हो गया, आप भी बैठ करके आंसू बहाने लगे, वो भी बैठे हैं, दोनों ही बैठ के ऑफिस में रो रहे हैं, तो हो गया कल्याण, आप तो मैनेजर हो गए। फिर ऐसा नहीं होता, जिसको छुट्टी की जरूरत है उसको छुट्टी देती, जिसको सख्ती से बात कर सकते थे उससे सख्ती से बात कर लिया। छुट्टी की जरूरत है, घर जाओ भाई, क्या कुछ भी हुआ हो तुम्हारा मुझे मत बताओ, क्या छुट्टी जाना है ना, जाओ तुम जाओ, भगाओ उसको, ऐसे आदमी को जो आपको इमोशनली वहां ब्लैकमेल कर रहा है, वहां खड़ा खड़ा माहौल खराब कर रहा है, रोने की कोशिश कर रहा है, या पूरा बहुत सारे कर्मचारियों को प्रभावित करेगा या उनको भी छुट्टी के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे आदमी को तुरंत रवाना करो, उससे बहस मत करो, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, काम करो। अरे सर मैं कैसे करूँ, तो नीचे ही बैठ गया और रोने लगा। अब आप भले कितने ही बड़े ऑफिसर हैं तो आप क्या कर लेंगे। और कई लोग भावुक होते हैं तो उसको उठाने चले जाते हैं, नहीं नहीं भैया ऐसे नहीं करते, और ऐसा वैसा, वो भी नहीं करना है। अरे इसको उठाओ, ले जाओ, इसको हटाओ, इसको घर भेजो, इसका नहीं तो एम्बुलेंस बुलाओ तुम्हारे लिए, पागल खाना भेजो तुमको, वो अपने आप चला जाएगा। तो थोड़ा सख्त होना पड़ता है, इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो उस तरह से करना पड़ता है, तो ये आपका जॉब का नेचर है, ठीक है। इमोशनल नहीं, आपके दोस्त के उसमें भी इमोशनल नहीं होना, घर वालों के उसमें भी इमोशनल नहीं होना, और बाहर वाले या ऑफिस वालों के मामले में भी इमोशनल नहीं होना। ध्यान रखो, बहुत बड़ी चीज होती है सिविल सर्विसेज में, इमोशनल नहीं होना, फालतू इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना, और आंसू और ये सब बहाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। प्रशासक के लिए बिल्कुल मनाही है, आपको रोना धोना नहीं है कतई। और फालतू ये जो लोग खुद जेब से निकाल करके 5,000 दे देते हैं, 2,000 का नोट दे देते हैं, फिर अखबार में आता है कि कलेक्टर साहब ने उससे द्रवित होकर के 5,000 रुपए दिए उसको, मतलब पीड़ित को। ये ऐसे आप नहीं दे सकते, ऐसे तो दिन भर ही पीड़ित होते रहेंगे, आप द्रवित होंगे तो आपका पूरा खाली हो जाएगा उधर, वो द्रवित हो जाएगा उधर बैंक अकाउंट, कुछ नहीं बचेगा उसमें। ये सब भ्रष्ट होते हैं, चोर होते हैं जो जेब से निकाल के पैसा देते हैं इमोशनल होकर के, इनके पास करोड़ों रुपया, और आज ही कल हाथ मारा था 1 करोड़ का, उसी में से देता है वो कुछ।
बाकी एक शरीफ आदमी जिसकी खुद की तनख्वाह है गिने चुने 70-80 हजार रुपया, वो नहीं दे सकता ऐसे 5,000 10,000, ऐसे तो रोज बांटेगा तो भूखों मरेगा। इस तरह से नहीं होता, ठीक है। मैंने बहुत क्लियर जोड़ दिया उसके साथ, इसलिए ये जो फाइल्स देख करके ये सब करना वैसा करना ये सब नहीं है, ये सब उसके पीछे हथकंडे हैं बहुत सारे, वो अपनी जगह है। आप लोगों में से इस तरह से प्रशासन वाले लोग जो है इस तरह से ना करें कम से कम, नहीं तो फिर आप उसके लायक ही नहीं बचेंगे। प्रशासन करना है ना आपको तो पुनर्वास करना है, मैनेजमेंट करना है। तो आप तो संख्या बताओ कि कश्मीरी पंडित कितने हैं, इतने हैं, अच्छा तो वहां सरकारी शासकीय भूमि ढूंढो, श्रीनगर में कहाँ थे, कौन से गांव में थे, अच्छा इस एरिया में रहते थे, यहाँ शासकीय भूमि अभी कितनी है, कौन कौन सी कब्जा किसका है, कितना सर्वे करवाओ, सबके रिपोर्टिंग मंगवाओ, सबको बोलो कि पुराने कागजात दिखाओ, किसके पास सेब का बगीचा कितना बड़ा था, कितने एकड़ में तुम्हारा बगीचा था, कितने एकड़ में तुम्हारा बगीचा, तुम्हारी उस समय में इनकम कैसी थी, उसके हिसाब से उनको रिसोर्सेज अलॉट करने की सोचो। तो पुनर्वास का पूरा कार्यक्रम बनाना, पूरा मैनेजमेंट करना, उसकी रिपोर्ट पेश करना, उनकी संपत्ति का पूरा लेखा जोखा ला के देना, तो ये कुछ हो सकता है, रेवेन्यू टाइप काम और ये सब इस टाइप की चीजें आपके हिस्से में हो सकती है। तो आपका जो एंगल है वो वाला होना चाहिए। बैठ के रोना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, बहुत इमोशनल हो गए वो सब चीजें नहीं, क्योंकि वो तो सभी वर्गों के साथ, मैंने बताया सभी के साथ, सभी का, जो भी माइनॉरिटी है, जो भी कम संख्या में है और जो भी कमजोर है। डोमिनेंट कास्ट ऑफ इंडिया, तो ये वाला कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, एम.एन. श्रीनिवास का, सोशियोलॉजी में भी आता है, एंथ्रोपोलॉजी में भी आता है। डोमिनेंट कास्ट ऑफ इंडिया, बुक का नाम है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह की किताब भी है, एम.एन. श्रीनिवास की भी है। एम.एन. श्रीनिवास बहुत ही पॉपुलर सोशियोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है इस देश के, और उन्होंने ये किताब बहुत ही, सबको पढ़नी चाहिए। यूपी, ये सोशियोलॉजी जिनका ऑप्शनल है उनको तो पढ़ना ही है, लेकिन आप सबको भी ये बुक पढ़ना चाहिए, यहाँ मिल जाएगी, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, एम.एन. श्रीनिवास, पढ़िए। तो आपको डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। प्रभुत्व जाति कि जाति प्रभुत्व क्या होता है, कौन लोगों का होता है। उसके लिए ये जरूरी नहीं होता है कि आपका ब्राह्मण होना जरूरी है, ठाकुर होना जरूरी है, और पीड़ित होने के लिए दलित होना जरूरी नहीं है। इसलिए यूपी वाले मसले में जो है बहुत सारे लोग यादव को बड़ा वो मानते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का जब कार्यकाल था, अखिलेश का था, तो यादव लोगों को सत्ता में बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता था। उनको लगता था थाने में यादव थानेदार है, या तहसीलदार भी यादव है, कलेक्टर भी यादव है। कई बार नहीं भी होते थे, उनको लगता था अखिलेश जी को कहेंगे, फोन करेंगे, और यादव लोग अनावश्यक ही अननेसेसरी बहुत पावरफुल महसूस करने लगते थे। तो उन्होंने आतंक भी मचाया, उसी का खामियाजा उनको मिला, क्योंकि लोगों ने ये याद दिलाया कि देखो अखिलेश के टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा था, यादवों की सुनी जाती थी, और यहाँ बाबा जी तो बिल्कुल कुछ ज्यादा सुनते नहीं किसी जाति वाति का, बल्कि यहाँ तो दुबे को ही निपटा दिया था, विकास दुबे है ना, और उसको पूरा विश्वास था कि मैं मारा जाऊंगा वो यही चिल्ला रहा था ना उज्जैन में, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। वो क्यों चिल्लाया था कि मैं बचूंगा नहीं, तुम सुनो, मतलब मैं ही हूं वो, ये बता देंगे, हमने तो उसको गिरफ्तार ही नहीं किया, इसलिए वो चिल्लाया था कि मैं गिरफ्तार हो रहा हूं, मतलब मैं, ये मुझे कब्जे में ले रहे हैं, मैं सही सलामत वहां जेल, वो जेल ही जाना चाहता था, ऐसा नहीं वो घर भागना चाहता और जाना वाना नहीं चाहता, उसने तो सरेंडर किया था। वो चाहता था कि मैं जेल में 15-20 साल जेल रहूं, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, मतलब 60-65 साल का, तब मैं बाहर आऊं और अपने बच्चों से मिलूं, और जेल में भी खबर तो मिलती रहेगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या है ये वो। तो मतलब ठीक है, दुनिया में तो रहूंगा, लेकिन उसको मालूम था कि मैं बचूंगा नहीं, बाबा जी छोड़ेंगे नहीं। तो वो मामला जो है वो किसी को नहीं छोड़ते बाबा, तो उनको लगा कि ये सेक्युलर आदमी है, बाबा से ज्यादा सेक्युलर कानून व्यवस्था में कोई नहीं हो सकता। मुसलमान को भी उतना ही पीटते हैं, ब्राह्मण को भी उतना ही पीटते हैं, और अभी बनने के बाद कुछ आरोप लग रहा था कि राजपूत है तो ये मतलब ठाकुरों को बहुत मदद करेंगे, तो उनने सबसे पहले ठाकुर की क्लास ली। अभी जो बुलडोजर चला वो ठाकुर के यहाँ गया बुलडोजर, अभी बनने के बाद पहला, तो वो प्रूव करते हैं कि मैं पूरी तरह से सेक्युलर हूँ। तो ये चीज ने बहुत प्रभावित किया, क्यों? डोमिनेंट कास्ट। यूपी के काफी हिस्सों में यादव डोमिनेंट करते हैं, ब्राह्मण ठाकुर नहीं करता,
यादव डोमिनेट करता है। और वो जो कौन है वो मुस्लिम जो जेल से लड़ा था, क्या नाम भूल गया मैं, आजम खान, हाँ आजम खान। तो वो आजम खान जो है वो मुसलमान डोमिनेट करता है, क्योंकि वो कौन सा इलाका है, क्या नाम है, रामपुर नहीं, नहीं इलाका कोई दूसरा है ना उसका, जहां से वो लड़ता है, आजमगढ़। अब बताओ, आजम खान है, आजमगढ़, नाम ही आजमगढ़। तो वहां मुसलमान डोमिनेट करते होंगे, उन्हीं के माफिया होंगे, वही लोग मकान खाली करवाते होंगे, सब लूटपाट सब कुछ उन्हीं का है। यहाँ यादवों का है, किसी एरिया में किसी का है। तो देखो भारत जो है वो जातियों का देश है, और ये जाति गुत्थम गुत्था इतना भयंकर है ना, यहाँ कौन कब कहाँ डोमिनेट कर रहा है, इसलिए किसी का फेवर नहीं किया जा सकता। ध्यान रखो, किसी का भी आप फेवर नहीं कर सकते। जहां दलित ज्यादा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ दलितों का शोषण हो रहा है, लेकिन अगर दलितों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, वो नौकरियों में ज्यादा आ गए, राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में मीणा बहुत डाउन, तो वो आतंक मचाने लग जाते हैं। जाट लोगों के बारे में कहा जाता है कि सूरजमल और वो थे, वो सब लुटेरे थे, और वो कहा जाता है ना। तो जाट लोग जो है वो तो ओबीसी में आते हैं अभी के हिसाब से तो, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। राजस्थान के कुछ हिस्से में जहां बंजारा ज्यादा होंगे वो बंजारा डोमिनेट हो जाएंगे, वो खतरनाक हो जाएंगे, वो क्रिमिनल कास्ट बन जाती है। उनको अंग्रेज इसलिए क्रिमिनल कास्ट कहते थे, जितने भी नोमैडिक पीपल थे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन इज्जत करना सिखाता है कि सब इज्जत करे एक दूसरे की। है कोई लायक नहीं है इज्जत के लेकिन रेस्पेक्ट करो, मानव होने के लिए रेस्पेक्ट करो, सब लोग नागरिक हैं, सबका मानवाधिकार है। तो सिर्फ इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम सिखाता है, ये अहिंसा सिखाता है, सेक्युलरिज्म सिखाता है। अदरवाइज तो एक दूसरे को मार काट के मर जाएंगे। मैंने अभी डाइवर्सिटी बताई थी, भयंकर डाइवर्सिटी है। तो भारत को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बचा सकता है। जैसे ही किसी ने हेकड़ी मारी उसकी ठुकाई हो जानी है, मैं बता रहा हूं। क्योंकि कुछ नहीं है कि कई लोग बोलते हैं हम लोग इतने संख्या में, अरे तुम कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर 25 फिरके हैं, वो कोई एक दूसरे को ठोक जाएगा, अभी तुमको पता ही नहीं है। मैं अभी पंजाब से बता रहा था ना, वहां से भागे थे जैन, अग्रवाल, ये डोमिनेंट कास्ट होती है, पैसे के बल पे बड़े बड़े शोरूम होते हैं, सब इन्हीं का होता है। ये डीबी मॉल भी अग्रवाल का है, लेकिन वहां से रातों रात सब बेच के भागे थे, और सिखों ने सब लूट लिया था। तो पिटाई जब होती है ना, तो वो कोई कुछ नहीं होता कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, हम बहुत शार्प है, हमारे देवता जो है वो चित्रगुप्त है और वो यूं करते हैं। ठुकाई होगी तो चित्रगुप्त सब वहीं धरे रह जाएंगे, सब सारे देवी देवता कोई मदद नहीं करता। डोमिनेंट कास्ट जो है वो पावरफुल होती है, और डोमिनेंट कास्ट किस आधार पर होती है? जमीन, संख्या में। तो एमएन श्रीनिवास बताएंगे कि डोमिनेंट कास्ट की परिभाषा, नहीं तो गूगल में, विकिपीडिया में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो भारत में प्रभु जाति की संकल्पना, ये आपको लिखना भी पड़ सकती है। भारत जातियों का देश है, जातिवाद का देश है, और जातियां बहुत डोमिनेट करती है। और जो जाति संख्या के या प्रभुत्व के हिसाब से डोमिनेट करती है वो शोषण करती है, उसमें शोषणकारी प्रवृत्ति होती है। और जो वहां माइनॉरिटी होते हैं और जो स्ट्रगलर होते हैं उनका शोषण बहुत जबरदस्त होता है। वो चाहे कोई भी हो, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो ठाकुर भी हो सकता है। इसीलिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहिए जातियों को, संगठनों को। नेतृत्व, जाति नेतृत्व जो करते हैं, इसलिए अंबेडकर ने जो है अपने अनुयायियों को जो शिक्षा दी थी, उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, एजुकेशन प्राप्त करो तुम लोग, और फिर संगठित हो, संगठन बनाओ, और फिर संघर्ष करो। और वो एक तरीका था उनका कि अगर आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है, अधिकार मांगने हैं, और अगर आप राइट्स को एंजॉय करना चाहते हो तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है अंबेडकर का जो बताया हुआ रास्ता है, कमजोर लोगों के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। महिलाओं के लिए भी यही रास्ता है कि वो शिक्षित बने और फिर संगठित हों और फिर संघर्ष करें, तब उनको उनके अधिकार मिलेंगे, तब उनके हिसाब से कानून बने। आप महिला आरक्षण चाहते हो, मान लीजिए संसद में, तो क्या करना होगा? महिलाओं को शिक्षित होना होगा, संगठित होकर के आगे आना होगा, डिमांड करनी होगी, अपने आप हो जाएगा। या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारी महिलाएं तय कर ले मिल करके कि यहाँ इस संसदीय क्षेत्र में सांसद का टिकट अगर महिला को कोई देगा तो फिर हम वोट देंगे, नहीं तो नोटा को दे रहे हैं हम सब। सारी महिला उसी दिन आरक्षण करना पड़ जाए, आरक्षण न भी करेंगे तो सारी पार्टियां सब महिलाओं को टिकट देंगी। उनको मालूम है कि 50% वोट है महिलाएं, और 50% पॉपुलेशन यदि आगे चलेगी तो एक ही दिन में महिला आरक्षण हो जाएगा। लेकिन उनमें जागरूकता तो हो महिलाओं में,
महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और संगठन बनाए, तो जागरूक होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो आम्बेडकर ही आ गए ना फिर। देखिए, जो जागरूक नहीं होता, एक नहीं होता, ये इस तरह से नहीं होता, तो फिर उसका विरोध होता है। तो पढ़ा लिखा होना और जागरूक होना और तर्कशील भी तभी हो पाएगा। हमारे गुरुजी का बहुत विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने तर्कों से काट दिया। तमाम प्रकार के शंकराचार्य और सब विरोध करते थे, क्योंकि गुरुजी सब जाति को बुलाते थे, हवन कराते थे। और ये किस जमाने में कराते थे? 1950 के आसपास। अब 1950 के आसपास यानी आज से 70 साल पहले कितना जातिवाद रहा होगा, कितना घोर जातिवाद रहा होगा। और शूद्रों को हवन में बिठा देना, ओबीसी आदमी को हवन में बिठा देना। ब्राह्मणों का इतना दबदबा था, महिलाओं के इतने खिलाफ थे, बस सती प्रथा ही बंद हुई थी ना। बाकी तो महिलाओं को अधिकार कहाँ मिले थे कि वो हवन कर सकती हैं या जनेऊ पहन सकती है या मंदिर में जा सकती हैं? अधिकार ही नहीं थे। मूर्ति को छूना का अधिकार नहीं था, बाहर से दर्शन करने के अधिकार थे। मंदिर में बाहर से दर्शन कर सकते थे, मूर्ति तक थोड़ी पहुंच सकते थे। ये सब आचार्य जी ने दिलाया महिलाओं को अधिकार, उनको यज्ञोपवीत पहनाया, उनको स्टेज पे हवन करने के लिए ब्रह्मवादिनी महिला बोला और उनसे हवन करवाया कि आप हवन कर सकती हैं। और शंकराचार्य नीचे बैठते थे। तो साधु सन्यासी महापुरुष उस समय के जो भी हिंदू धर्म के थे, सब जान के पीछे पड़े रहते थे। हत्या करने के प्रयास किए गए, इनकी हत्यारे भेजे इन्होंने, सुपारी किलर भेजे उन्होंने, बहुत पंगा लिया उन्होंने जातिवाद को खत्म करने के लिए और लिंग भेद को खत्म करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के पैरेलल, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने वो काम नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने कानूनी तौर पर एक आदर्श स्थापित कर दिया कि ये ऐसा है, तो वो थ्योरी में था। प्रैक्टिकल काम जो है वो आचार्य जी ने किया। दो स्वरूप थे, एक सैद्धांतिक और एक व्यवहारात्मक। तो व्यवहार में लेके आना महिलाओं को आगे, गायत्री परिवार, कलश यात्रा में गायत्री परिवार रहता है। किसी भी यज्ञ की शुरुआत हमारे यहाँ गायत्री परिवार में महिलाओं से की जाती है और उनको पवित्र माना गया और उनको पूरे अधिकार दिए गए कि आप कर सकते हैं। और नारी शक्ति बोला उन्होंने और कहा कि नारी सदी होगी, 21वीं सदी नारी सदी होगी। अब ये इसके लिए कितना झेलना पड़ा उनको, पंगे लेने पड़े। राजा राम मोहन राय को जितने पंगे लेने पड़े वैसे इनको भी लेने पड़े। और जातिवाद के मामले में अच्छा तुम चमारों को बिठाओगे, भंगी को बिठाओगे, आदमी नाली साफ करेगा और हवन में आके बैठ जाएगा, मतलब तुम ये करते हो। तो कई लोगों ने तो इन्हीं को शूद्र घोषित कर दिया, तुम शूद्रों के गुरु हो। मथुरा में बहुत दिक्कत आई, हरिद्वार के पंडे गाली देते हैं। हरिद्वार में सारे पंडों की दुकान गायत्री परिवार ने बंद की, शांति कुंज में। अस्थि विसर्जन के समय में जो धोखा देते हैं और सारा पैसा लूटते हैं, तो शांति कुंज जाने पे कोई पैसा लगता नहीं है, अपनी श्रद्धा से कोई देता है तो देता है। तो पंडागिरी बंद की, मथुरा की पंडागिरी बंद की। तो जहां जहां गायत्री परिवार पहुंचा उसने पंडागिरी खत्म की। जो ब्राह्मणवाद में जो गौर पाखंड था, पाखंड खत्म किया, कुरीतियां खत्म की, जातिवाद खत्म किया, लिंग भेद हम नारा लगाते हैं, बोलते हैं मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान। ये नारा 70 साल पहले दे दिया था गुरुजी ने, नर और नारी एक समान। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है 70 साल पहले, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का देना बिल्कुल अलग चीज है। और ब्राह्मण में रहकर के ब्राह्मणों का विरोध करना बहुत मुश्किल काम था। तो ये जो अभी ब्राह्मण है ना, अभी जो आपको सुधरे हुए दिखाई देते हैं, सुधरे हुए नहीं है, सुधारे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने सुधारा 50% अम्बेडकर ने और 50% आचार्य जी ने। वो थ्योरी लिख के गए थे और व्यवहार में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उनने इतना रोल प्ले नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक ऑर्डर निकाला हुआ है कि डीजे नहीं बज सकता, लेकिन डीजे सुनते हो कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटाखे नहीं चला सकते, तो उसके गेट पे फोड़ के आया आदमी। सुप्रीम कोर्ट के कहने से कुछ नहीं होता भारत। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसे ऐसे ऑर्डर पास कर रखे और आप अपनी गली में सारे ऑर्डर देखते हो, उनकी धज्जियां उड़ती है। पुलिस आती है कभी? रात को 10 बजे बाद कोई गाना नहीं बजा सकता। आपके पड़ोस में ही यदि कोई मान लिया जाए शोरगुल हो रहा हो तो आप करते हो पुलिस को फोन, तो आता है कोई पुलिस वाला कभी? वो बोलते हैं अरे तुम कौन हो यार, क्या है, कहाँ परेशान कर रहे हो?
नहीं तो आप ही का कुछ निकाल देगा वो, आप ही की गाड़ी बाहर आकर के चेक करने लग जाए, कार के आसपास घूमने लग जाए, बोले क्या कर रहे हो, इसमें कुछ निकाल रहा है, मतलब कुछ उनको चालान बनेगा इसका। बोले नहीं बन सकता, वो तो हम निकाल लेंगे, कैसे बनेगा। तो ये होता है भारत में। तो इसके लिए महापुरुषों को आगे आना पड़ता है, उनको करना पड़ता है। बाकी भारत की स्थिति तो आपने देख ही ली, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत बुरी स्थिति है। और अभी हैप्पीनेस इंडेक्स और क्या क्या आए हैं, अभी कल क्या है 146 क्या है, कौन सी जगह पे, पाकिस्तान से बुरी जगह। किसमें दिया हमको, फिनलैंड शायद सबसे ऊपर दिया। हाँ कौन सा इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो अच्छा है हम कुछ दूसरा है शायद, खुशहाली। सबसे खराब देश। हाँ बताओ, हमेशा लास्ट में से 10वां 15वां नंबर लगता है हमारा, आखिरी में। तो सब कुछ अच्छा है तो फिर ये आखिरी में क्यों रखता है, इतनी जलन है क्या हमसे दुनिया में। इंटरनेशनल पैमाने पे हम खरे नहीं उतरते ना, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग सफर करते हैं, सब लोग स्वीकार, एक्सेप्टेंस बहुत है। जैसे दलितों ने एक्सेप्टेंस, मैंने कई सारे दलितों को कहा तुमको न्याय दिलाएंगे, उसको जेल भेजेंगे। हमने 20,000 लोगों को जेल भेजा है जिंदगी में, मैंने अकेले में। तो मैं कई लोगों को बोलता हूँ, उकसाता हूँ कि उसको भेजते हैं जेल, हिम्मत रखो। अरे नहीं सर जेल नहीं भेजना, फिर हमको तो उन्हीं के बीच में रहना है। अब आप तो भोपाल में रहते हो, अब हम जेल भेज देंगे, हमारी जान के पीछे आ जाएगा। हमारी बहन बेटी है, हमारा पत्नी वहां रहती है, कई बार घर पे कोई नहीं होता है, तो बड़ा संकट के, और वो तो बहुत खूंखार लोग हैं। अरे हमने कहा सब ठीक हो जाते हैं खूंखार, और सारे ठीक हुए। मेरा अनुभव है कि 99% लोग जो जेल जाते हैं वो सुधर जाते हैं। इसलिए किसी के ऊपर दया मत करो, जेल भेजो, उसको जेल भेजो, सुधर जाएगा। हालत खराब हो जाती जेल। आप लोग बिना मोबाइल के रह सकते हो, वो बिना मोबाइल के रहता है अंदर 6 महीना साल भर। कभी हो गई ना सजा तो कितनी वेब सीरीज पीछे हो जाएगी उसकी, वो देख पाएगा। पूरी दुनिया बदली बदली से लगेगी, 1 साल बाद बाहर आएगा तो। फेसबुक मेटा हो गया, लोग मेटावर्स में जी रहे हैं, खत्म हो जाती लाइफ, दीवारें काटने को दौड़ती है, बहुत बेकार माहौल होता है अंदर का। आज से 25-30 साल पहले एक जैसा ही माहौल था, जैसा वो घर पे खाता है वैसे ही। नहीं तो यहाँ मंडे को मॉर्निंग में इडली है, ट्यूसडे को छोले भटूरे हैं, किसी दिन क्या है, पूरा इंडिया खा जाता है वो। सभी तरह का फूड खाता है, तरह तरह के ब्रेकफास्ट करता है, दिन में अलग चाहिए, कभी ग्रीन टी चाहिए, कभी कॉफी चाहिए, कभी दूसरी चाय चाहिए, कभी अदरक वाली चाहिए, आज लौंग मार के, आज ये फलाना वो। वहां एक जैसी चाय, 15-20 रुपए का बजट है आपके खाने का, उसमें जेलर को भी खाना है, जेलर भी पैसा खाएगा उसमें। हाँ उसमें से बैटरी चेंज कर दो। अरे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ यार मैं। ऐसे कैसे बंद हो गया इसको चालू कर। उल्टे सीधे, और वो जेल में भी होते हैं। तो बहुत लोगों ने किया है। कुछ लोग बोलेंगे कि अब कुछ लोगों को तो बलिदान करना पड़ता है देश धर्म जाति के लिए, तो भाई अपने बच्चे को कराना है एक आध बलिदान।
4 बच्चे हैं तुम्हारे, 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को इधर सेवा में डालो, इस वाली सेवा में डाल, नहीं डालेगा, कोई नहीं डालता, कोई भी पार्टी वाला नहीं डालता। इसलिए ये वाले जो चीजें हैं इन सबसे दूर रहें और अपनी पढ़ाई करें, हम लोग आगे बढ़े। बाकी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब ये वाले मुद्दे में ज्यादा कुछ बचा नहीं होगा, ठीक है। चलिए शांति पर। ओम देव